Okay, students, you're all welcome to this Panacea Law classes. This is Dr. M.I. Nasir. Most of you are well aware of me, and I have been teaching you English language. English language plays a crucial role in judiciary. The aspirants who are trying to get appointed or selected in a court of law as an APO or a civil judge or ADJ, anywhere, English language plays a crucial role. That's why it's expected that those who are aspiring for this post must be well versed in English language. You know, language is a tool of communication. The better the tool you have, the more efficient you become. If your tool is not well, not functioning, how can you do a task? As language being the tool of communication, you transmit your ideas with the help of this tool. If you have an idea or a thought in your mind, but your language is not good, is not able to reflect the ideas or the thought that you have in your mind, you will be proved as inefficient person. You will be disqualified. You might have better ideas. You might have very useful and suitable ideas for the time and situation, but you're not able to transmit the ideas through this tool of communication. That's why it is expected. It is expected from those people who are aspiring for this post should have a good communication skill in English language, both written and colloquial as well. इंटरव्यू में भी देखा जाता है थोड़ा सा, लेकिन खास तौर से रिटन में इसलिए देखा जाता है कि आप जानते हैं कि जितने आप लैंग्वेज के माहिर हैं उतने बेहतरीन तरीके से सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। और आप जानते हैं आपकी काबिलियत तभी प्रूव हो पाती है जब आप अगले को कन्विंस कर लें, कायल कर दें अपनी बात से। रीजन और लॉजिक तो बाद में आता है, लेकिन लैंग्वेज का लॉजिक पहले चलता है। सेंटेंसेस की सेटिंग कैसे होना चाहिए, उसको सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, उसको किस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ले आएंगे, और यही सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं आपके एग्जामिनेशन से। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। देखिए, ये है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जो एपीओ की पोस्ट है। इसमें भी इन्होंने क्यों रखा हुआ है? वैसे लैंग्वेज तो आप जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई है, और लोअर कोर्ट्स में तो कम, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो वहां पे मुझे लगता है कि 99% आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करना पड़ता है। और कम्युनिकेशन कई तरीके से होती है, रिटन भी होती है, ओरल भी होती है, सिंबॉलिक भी होती है, लेकिन खास तौर से रिटन लैंग्वेज को ज्यादा चेक किया जाता है, क्योंकि जब आप
उस तरह के पोस्ट पर पहुंचेंगे, जुडिशरी में जो भी इस तरह की पोस्ट होती हैं, तो वहां पे आपको रिटन कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होना जरूरी माना जाता है कि आप अगर लैंग्वेज को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जब जस्टिस सर्व की जाती है, कोई ऑर्डर पास किया जाता है या रिसीव किया जाता है, उसको आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, और समझेंगे तभी जब आपकी लैंग्वेज अच्छी है। या फिर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो समझा तभी पाएंगे जब आपकी लैंग्वेज अच्छी हो। तो वो आइडिया सेम उसी तरह से वर्ड्स में आने चाहिए जैसे आपके माइंड में है। इसको करने के लिए लैंग्वेज में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं आपसे? तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एसे राइटिंग का है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपका सिलेबस है इसमें एपीओ के लिए, इसका स्टैंडर्ड इज नॉट हायर देन दोज ऑफ सेकेंडरी लेवल। मैं मैक्सिमम मान के चलता हूं हायर सेकेंडरी तक आप चले जाइए, हायर सेकेंडरी से ऊपर का लेवल ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। और सेकेंडरी लेवल तक का जो लेवल होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, अगर इसकी तैयारी की बात करें तो आप उम्मीद करेंगे कितना, या गेस करेंगे कितना टाइम आपको लगेगा इसकी तैयारी के लिए? एनीबॉडी ऑफ यू कैन यू गेस हाउ मच टाइम विल यू टेक टू प्रिपेयर फॉर दिस पोस्ट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन? हाउ मेनी वीक्स? या यू आर राइट आई थिंक, बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। पहले आपने कितना पढ़ा है ये चीज मैटर करता है यहां पर। जिसने पहले इस पे वर्क किया हुआ है, अगर हाई स्कूल की बात करें यानी सेकेंडरी लेवल जिसको कहते हैं, वहां तक अगर लैंग्वेज को किसी ने अच्छे से सीखा है, यहां पे कुछ अच्छे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूं। लेकिन मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूं जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आया है, अगर वो ध्यान से वापस अपने उसी हिंदी मीडियम वाली बुक को उठा करके देखेगा तो मुझे लगेगा कि इंग्लिश मीडियम वाले से वो कहीं ज्यादा आगे है। क्योंकि ये जो सिलेबस आपका है वो सारा का सारा वहां आपके हिंदी मीडियम के हाई स्कूल के पेपर में या उसकी बुक में आप जाकर के देखेंगे, न्यू लाइट, न्यू स्टाइल, इस तरह करके बुक्स आती थी हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो आपको वो सारा का सारा वहां पे मिल जाएगा, जिसमें ट्रांसलेशन भी है। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं उनमें ट्रांसलेशन तो बिल्कुल नहीं होता है, कंपोजिशन के कुछ पार्ट्स होते हैं, ग्रामर पे फोकस नहीं किया जाता है, जबकि हिंदी मीडियम में इंटेंसिव ग्रामर पे प्रैक्टिस होती है, रूल्स पे बात की जाती है। क्योंकि हिंदी मीडियम जो स्कूल्स हैं उसमें वो ट्रेडिशनल पैटर्न जो था, वर्नाकुलर स्कूल्स में सिर्फ एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का इंग्लिश पढ़ाया जाता था। तो वर्नाकुलर स्कूल का जो सिस्टम था वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश को यूज करते थे, जिसमें ट्रांसलेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल था। और पहले फॉरेन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेशन के मेथड से पढ़ाया जाता है, जिसको इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो किया जाता था वो ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी पे किया जाता था। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी एक्सपेक्टेड है वो सारा का सारा आपके हाई स्कूल में कवर्ड है। तो इसलिए मैं हाई स्कूल के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे होंगे उनको मैं इंग्लिश मीडियम वालों से ज्यादा आगे मानता हूं। उसकी वजह यही है कि वो पूरा का पूरा सिलेबस जो आपको मिल रहा है वो कवर्ड हो चुका है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने के लिए जो ऐसे आ रहा है, ऐसे भी आपको लिखाया जा चुका है वहां पे हाई स्कूल में। और जो ऐसे का लेवल है वो आईएएस पीसीएस वाले लेवल को नहीं टच करेगा, 1000-1200 वर्ड्स नहीं पूछेगा आपसे, आपको 300 टू 400 वर्ड्स में कंक्लूड कर देना है। और आप जानते हैं कि किसी भी बात को जब आप बताते हैं तो उसके 3 सेक्शंस करते हैं। आपको बहुत गाय पर निबंध लिखना है, और वो स्कूल पे लिखना है, लाइब्रेरी पे लिखना है,
टीचर पे लिखना है, इस तरह के बहुत सारे एसेज लिखाए गए थे। बस फर्क क्या है, अब इस तरह के टॉपिक्स नहीं होकर के थोड़ा सा टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे बस। और जो टॉपिक्स होंगे, मैक्सिमम टॉपिक्स जो आएंगे वो आपके फील्ड से रिलेट करेंगे या सोशल इश्यूज को लेकर के हो सकते हैं या फिर करंट अफेयर्स को लेकर के जो बर्निंग टॉपिक्स हैं उन पे हो सकते हैं। अब इसके लिए आप कैसे सोचेंगे कि भाई तैयारी इसकी कैसे की जाए? उसकी तैयारी करने के लिए आपको एडिटोरियल पेज बराबर पढ़ते रहना है। और मैं तो कहूंगा कि आप द हिंदू का अगर एडिटोरियल पढ़ सकते हैं तो आप उसको पढ़ते रहें। उसमें दो फायदे आपको मिलेंगे। अगर आप एक ऐप है द हिंदू का, उसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे, एडिटोरियल वो दो निकाल के आपको देंगे रेगुलर, फिर उसके बाद उसको समराइज करेंगे, यानी प्रेसी राइटिंग उससे आपको कवर की जाएगी। और प्रेसी राइटिंग में भी आपको जो पैसेज दिया जाएगा, मुझे उम्मीद है कि वो भी करंट अफेयर्स से ही रिलेट करेगा। और प्रेसी राइटिंग उसमें वो प्रेसी करके एक, मतलब वो समराइज करते हैं, प्रेसी वो नहीं करते हैं, बट समरी और प्रेसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप समराइज करना जानते हैं तो प्रेसी भी कर सकते हैं। और दोनों का पर्पस यही है कि जो जिस्ट है, जो क्रक्स है, जो मेन आइडियाज हैं, जो सेंट्रल आइडिया उसका है, वो आप उसमें कवर करें। कोई भी इंपॉर्टेंट आइडिया उसमें से मिस ना होने पाए। ओवरऑल एक मिनिएचर आपको देना होता है जो ठीक उसी का रिफ्लेक्शन होता है जो मेन पैसेज होता है। तो पैसेज उस लेंथ के आप पहले ही लिख चुके हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसमें स्टैंडर्ड जो आपका है वो वाला नहीं होगा कि एक गाय होती है और गाय बड़ी लाभकारी पशु है, उसके दो सींग होती है, एक पूंछ होती है। ये वाला तरीका नहीं अपनाना है। आपका स्टैंडर्ड अब वो दो सींग एक पूंछ का नहीं है। अब आपका स्टैंडर्ड है कि आप रीजन के साथ, लॉजिक के साथ बात करेंगे। जो टॉपिक होगा वो भी रिलेट करेगा, जुडिशरी से कर सकता है, सोशल इश्यूज से कर सकता है, जो इसमें क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट के सिस्टम में जो एलिमेंट्स हैं उसकी प्रॉब्लम्स को लेकर के हो सकता है, या फिर इंटरनेशनल या नेशनल जो इश्यूज हैं, बर्निंग टॉपिक्स हैं, उनको लेकर के ये होंगे। और 300-400 वर्ड में कवर करना मुश्किल नहीं है। और स्टैंडर्ड का ऐसे वही होता है जो लॉजिकल बात करे, रीजन के साथ बात करे, और साथ ही साथ कुछ कोट्स भी लगाए, उसमें कुछ साइटेशन भी लगाए। आप जानते हैं साइटेशन का इंपॉर्टेंस, आपको बताने की जरूरत नहीं है। साइटेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि जो आप बात कर रहे हैं, आप हवा में बात नहीं कर रहे हैं। आप कॉन्विंस करने में काफी स्ट्रांग हो जाते हैं एग्जामिनर को जब आप प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो इसलिए जब आप इसको पढ़ते रहेंगे तो आप इस तरह की चीजों को लगा सकते हैं। टॉपिक वाइज दो एक कोट्स आप लगा सकते हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लगा सकते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट से लगा सकते हैं, या फिर किसी सोशल एक्टिविस्ट जो न्यूज़पेपर में उनके नाम आते रहते हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, तो वो जब आप एडिटोरियल पेज पे जाएंगे तो इस तरह की चीजें वो भी लगा के बताते हैं। तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि जब आप पढ़ें तो एक नोट्स को साथ में रख के पढ़ें, उसमें ऐसी चीजों को आप नोट करते चलें। आपको कोई बता करके ऐसे नहीं देगा। जो ऐसे होगा वो उम्मीद की जाएगी कि आप एक अवेयर सिटीजन हैं। आपकी अवेयरनेस पता चलेगी जब आप उसको लिखेंगे अपने वर्ड्स में। अच्छा, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है कि आपको ऐसे दिया गया और आज बता दिया, आज पढ़ा दिया कि भाई ऐसे ऐसे लिखा जाता है और कल आप ऐसे लिख देंगे। नहीं, आप लगातार एसेस को कवर करते चलेंगे एडिटोरियल में, और एडिटोरियल को इस हिसाब से पढ़ेंगे कि जैसे यही आपके पेपर में आने वाला है। जितने भी एडिटोरियल पेज आप पढ़ेंगे उससे दूसरा फायदा और भी होगा कि जीके के जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपको फायदा पहुंचाएंगे, आप वेल अवेयर होंगे। फिर ऐसे लिखने का जब
टाइम आता है तो उसमें हम ध्यान रखते हैं 3 चीजों का। पहला जो उसका पार्ट होता है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। जो उसको पढ़ रहा है हम उससे उसको टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करा दे, जिस टॉपिक पे हम लिखना चाहते हैं उसके बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन पहले हम कुछ दे दें। इनिशियल इंफॉर्मेशन जब हम देते हैं तो छोटा सा हमारा ऐसे बहुत बड़ा नहीं होगा, ये 50 वर्ड के आसपास में आपको कवर कर लेना है। बहुत ज्यादा इंट्रोडक्टरी सेक्शन अगर आप खींच के ले जाएंगे तो दूसरा पार्ट आपका बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको 3 से 4 पेज में कवर करना है और 3 से 400 वर्ड में ही कवर करना है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका आधा पेज या उससे थोड़ा बहुत आगे ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, अराउंड 50 वर्ड्स में। अब इसके बाद जो आता है वो मेन बॉडी ऑफ द एसे आती है। बॉडी ऑफ द एसे जो है उसी में आपको एग्जामिनर को कॉन्विंस करना है कि जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल यही बात सही है। उसमें लॉजिक और रीजन जितना हो सके मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से जुड़ा होगा, सिंक्रोनाइज करते हैं आप कि एक बात दूसरे बात के साथ जुड़ती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। अब ऐसा नहीं है कि डिसकनेक्टेड आइडियाज आप लगा दें, कहीं अभी बात कर रहे हैं किसी चीज की और फिर जो है दूसरी तरफ चले जाएं। अक्सर बहुत सारे लोगों को आपने बात करते सुना होगा कि बात कर रहे होते हैं एक टॉपिक पे और उसके बाद कब वो स्विच करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता है। तो यही बात रिटन में भी होती है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं कि आप जिस आइडिया को समझाना चाहते हैं अगर उससे स्विच करके कहीं दूर चले गए तो फिर वो नुकसान कर जाएगा, ऐसे में आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि ये मेन क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया है कि आपका जो आप समझाना चाहते हैं, आपका जो एसे है वो लूसिड होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, और उसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पैराग्राफ्स जो हैं, वो किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से प्रूव कर सके। अप्रूव तभी होगा जब आप डिसकनेक्टेड आइडियाज को नहीं करेंगे। बात आई समझ में? और फाइनल जो पार्ट होता है इसका वो होता है कंक्लूडिंग पार्ट। कंक्लूडिंग पार्ट में जो कुछ आपने बात किया था अभी, बॉडी ऑफ द एसे में जो कुछ आपने बात किया था उस पे कंक्लूजन देना है, जिसमें अपने आइडियाज को भी साथ में लगा सकते हैं और दो एक लॉजिक के साथ में। जैसे आपने मान लो हमने कहा कि विमेन एजुकेशन पे आप एक ऐसे लिखो, तो विमेन एजुकेशन में आप बताएंगे पहले कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और डिफरेंशिएट इसमें नहीं किया जा सकता, और क्योंकि समाज के दोनों ही पार्ट हैं तो मेल फीमेल को अलग करना और इसकी क्वालिटी के हिसाब से, यानी एजुकेशन की क्वालिटी जैसे होती है बच्चे के बीच में लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि लड़के को अच्छी जगह प्रोफेशनल कोर्स पढ़ा दो और लड़कियों को ऐसे कुछ भी पढ़ा दो कि बस उनकी शादी ब्याह हो जाए, भाई इतना काफी है। आमतौर से समाज में यही होता है, भाई इतना पढ़ा दो कि शादी ब्याह ठीक ठाक जगह हो जाए। और आमतौर से इन जनरल मुझे लगता है 10-20% को छोड़ दें तो 80% का यही मानना है अभी भी, और खासतौर से देहात में तो मैं समझता हूं कि 90% के आसपास ये केस आप पा जाएंगे। तो विमेन एजुकेशन की जो इनिशियल स्टेज में आपको इंट्रोड्यूस कराना है वो ये कराना है कि भाई ये दोनों समाज के पार्ट हैं और एजुकेशन का रोल ये होता है कि किसी इंसान को डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके आता है और लाइफ को जीने का सलीका उसको आ जाता है। और दोनों चूंकि समाज की जो गाड़ी है उसके ये दो पहिए हैं और एक पहिया को कम करने से गाड़ी चलने वाली कतई नहीं हो सकती है। समाज को अगर विकास करना है, बेटरमेंट की तरफ जाना है, प्रोग्रेस करना है, तो इसके लिए दोनों का स्मूथ फंक्शनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आप पूरे एसे का जो बॉडी ऑफ द एसे है उस पे आ जाएंगे कि किस किस तरह से जरूरी है, अलग अलग सेक्शन को कवर करेंगे। समाज की बेहतरी के लिए अलग अलग फील्ड में
देश की तरक्की के लिए। इनके फीचर्स क्या हैं जो सूट करते हैं कुछ खास प्रोफेशन के लिए, जिसको जेंट्स इन जनरल नहीं कर पाते हैं, उसके हिसाब से आप इसको देखेंगे। उसके बाद अलग अलग फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हुई हैं लेडीज, उनको आप बताएंगे, उनका नाम भी लेंगे, जिसमें आप कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इस तरह के लोगों का नाम भी आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, देश के आपके राष्ट्रपति भी बनी हैं, अभी भी फिलहाल भी हैं और पहले भी रह चुकी हैं। तो इन सबका नाम अगर आप लगाते हैं, सानिया मिर्जा स्पोर्ट्स में आप ले सकती हैं, अभी एक लड़की गोल्ड मेडल जीती है उसमें पैरालंपिक में, आपने देखा होगा तीरंदाजी में, और एक 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 रेस में भी जीती है। एक कोई मुस्लिम लड़की थी, अभी वो रेस में जीती है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, गोल्ड मेडल उसको मिला है। एक लड़की है, उसका हाथ ही नहीं है, वो पैर से शूटिंग करती है वो। जरूर। तो इस तरह से आप उनका जब नाम लगा देंगे ना, जो आपके देश की शान है, और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, अगर वो ना होती तो इस फील्ड में बहुत कुछ रह जाता। तो इस तरह से विमेन एजुकेशन का इंपॉर्टेंस आपको प्रूव करना है कुछ अलग अलग हेड्स में। जब आप हेड्स में किसी चीज को डिवाइड कर लेते हैं तो आपके माइंड में चीजों को ऑर्गेनाइज करना आसान होता है। अगर लमसम आप कुछ भी बोलते जाएंगे तो आप बहुत थोड़ी ही दूर में थक जाएंगे। एसेस को आप ये समझें कि आप जितना अच्छा प्लान करेंगे और जितने अच्छे हेड्स लगाएंगे प्रॉपर ऑर्डर में, तो उतने बढ़िया तरीके से आप अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। प्रूफ तो आपको एक ही चीज करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस अलग अलग फील्ड से उठा लीजिए और अलग अलग पर्सनालिटीज को उसमें लगा लीजिए। उसके बाद कंक्लूडिंग पार्ट में आप क्या लगाएंगे, भाई इस तरह से विमेन एजुकेशन के बिना हमारा समाज अधूरा है। और इस चीज को समझने में पूरी दुनिया को बड़ी देर लगी। यूरोपियन कंट्रीज में भी यही हुआ, असाइलम बने हुए थे, ऐसी दुर्दशा थी महिलाओं की, they were living in miserable plight, they were not treated better than brute. So brutal treatment made ladies aware to fight for their rights in the society. That's why you might have heard about Mary Wollstonecraft, the pioneer of feminism in Europe. उसने जिस तरह बेड़ा उठाया और फिर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म शुरू हुई और अलग अलग फेजेस में उनको उनके अधिकार दिलाए गए, तब जाकर के समाज में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को मनवाया। वरना शेक्सपियर के समय में आप कल्पना करके समझ सकते हैं कि अगर उसकी बहन भी उतनी ही महान होती तो क्या शेक्सपियर की इतना उसको रिकॉग्निशन मिलती इस समाज में, इस दुनिया में? कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उस टाइम ये समाज पिछड़ा हुआ था। इसीलिए इसने बहुत सारी प्रतिभाओं को खो दिया जो प्लेटफॉर्म पे आए ही नहीं। जैसे समुंदर में उसकी गहराई में कितने कीमती मोती पड़े रहते हैं और उसको किसी को खबर ही नहीं है, और वो यूं ही कभी प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं पाते, रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, कोई उनको जानता नहीं है। ठीक उसी तरह से समाज को प्रमोट करना चाहिए टैलेंट को, ना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, जिससे कि आप बहुत सारे ऐसे टैलेंट को वेस्ट कर देते। तो इस तरह से जब आप अपनी बात को प्रूफ करेंगे तो एग्जामिनर कहेगा कि बात में दम है, नंबर पूरा देना चाहिए, है ना? क्यों नंबर आपका वो काटेगा? कभी नहीं काटेगा। बस आपको उसको कॉन्विंस करने की बात होती है, और ये करना प्लानिंग के साथ होता है। विदाउट प्लानिंग आप नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग करेंगे, किस ऐसे पे आप लिखने वाले हैं, ऐसे की तैयारी आपकी आज से ही चलना शुरू हो जाएगा। जो भी एडिटोरियल में टॉपिक पाए आप उसको नोट करें, उसमें देखें कि बात को किस तरह वो समझा रहा है, किस ऑर्डर में आइडियाज को लगा रहा है,
अच्छा, इसका एक और फायदा है, सेंटेंस को कंप्लीट करने या सेंटेंस को रीअरेंज करने का भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर में कि सेंटेंस कंप्लीशन आपको कह सकते हैं या सेंटेंस को अरेंज करने को बोल सकते हैं। तो उसमें ध्यान रखना होता है जो नैरेट किया जा रहा है उस टॉपिक का ऑर्डर क्या है, क्योंकि एक घटना होती है, उसके बाद दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, फिर चौथी होती है। इस ऑर्डर को ध्यान में रखना पड़ता है और इसी ऑर्डर में अक्सर चीजों को बताया जाता है, या फिर पहले कौन सी चीज अप्लाई की जाएगी, उसके बाद स्टेज वाइज चीजों को जो ऑर्गेनाइज करना होता है, यही चीजें सेंटेंस में आपको दिखाना पड़ता है। अगर ये क्रोनोलॉजी या ऑर्डर या नरेशन को आप ध्यान में रखते हैं तो आप चीजों को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये जब भी आप इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हम किस तरह से सेंटेंस को अरेंज करें। तो ये पहली बात जो हमने कहा वो ऐसे की बात कही, लेकिन अभी इससे भी जो बेसिक चीज है वो आपकी बची हुई है, वो ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी है जो आपकी लैंग्वेज में चेक हो जाती है। ऐसे आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन बीच में आप टर्मिनोलॉजी के एरर आ जा रहे हैं, टेंस का एरर आ जा रहा है, पीछे आप पास लगा रहे हैं, आगे प्रेजेंट लगा दे रहे हैं, पीछे आप पास लगा रहे हैं, आगे फ्यूचर लगा दे रहे हैं, कंजंक्शन लगाने के बाद आप भूल जा रहे हैं कि हम बात कहां कर रहे हैं। तो इस तरह की गलती होने की वजह से नंबर बहुत घटते हैं। He said that I'll come to meet you tomorrow. अब आप सोचिए ये सेंटेंस कितना गलत है। He said that I'll come to meet you tomorrow. हिंदी में तो चल जाता है, उसने कहा मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा, हिंदी में तो चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में नंबर कटवा देगा, बहुत कस के नंबर कटेंगे इससे। जब सेट कह दिया तो आगे वुड आएगा और टुमारो नहीं आएगा, द नेक्स्ट डे आएगा, क्योंकि टाइम बदल गया, प्लेस बदल गया। और जब टाइम और प्लेस बदल जाए तो टेंस का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। और हम गलती कहां करते हैं, क्योंकि हम हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसकी वजह से धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हिंदी में यह गलत नहीं है ना, हिंदी में गलत नहीं है। हिंदी में बहुत सारी चीजें हैं, हर भाषा के अपने पैटर्न्स होते हैं, अपनी टेक्निक होती है, अपने रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से वो सही है। अब कोई कहता है चले जाओ, फिर किसी दूसरे को कहता है चले आओ, सब में चले जाओ, चले चले कहां, चले का मतलब क्या है भाई? अब इस चले का मतलब आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? चले को जाने के साथ लगाएंगे, फिर चले को आने को के साथ लगाएंगे, ये चलने का मतलब क्या हुआ? हिंदी में कहीं फिट ही नहीं हो रहा है, हिंदी में इसका कोई सेंस, इंग्लिश में कोई सेंस ही नहीं है। तो ट्रांसलेशन में आपको ट्रांसलेशन वर्ड्स पे नहीं करना होता है, सेंस पे करना होता है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और भी, जब मैं अभी एडिटोरियल की बात कर रहा था उसमें ट्रांसलेशन का भी फायदा आपको होगा। ये समराइज करते हैं इंग्लिश में, फिर उसका ट्रांसलेशन भी देते हैं हिंदी में, उस समरी का ट्रांसलेशन भी हिंदी में देंगे, और वो जो ट्रांसलेशन होगा वो वर्ड्स के ट्रांसलेशन नहीं होंगे, वो सेंस का ट्रांसलेशन होगा। सेंटेंस का सेंस क्या है, उसका हिंदी वर्जन क्या, हिंदी जो है उसका इंग्लिश वर्जन क्या है, वो सेंस पे बेस्ड होगा। वर्ड्स अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत बार मिस कर जाएंगे, आप सोचेंगे यार ये तो वर्ड है ही नहीं इसमें, ये कैसे ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन जब आप सेंस पकड़ेंगे तो कहेंगे हाँ बिल्कुल यही बात है। इसलिए ट्रांसलेशन में एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि जो बात कही जा रही है उसका अर्थ आपको जस्ट उसी तरह समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसलिए बहुत बार इंग्लिश के हिंदी ट्रांसलेशन जो होते हैं वो एक्चुअल में जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत बार वो मिस कर जाते हैं, वो एक्चुअल में नहीं होते। जैसे अभी मैंने कहा ना कि अब चले जाओ और चले आओ
जैसा वर्ड आएगा तो आप इसको दोनों को क्या करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसलिए कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो होती है किसी वर्ड की, हमें उस पर ध्यान देना है, ना कि लिटरल मीनिंग की। ठीक है, तो ये अभी हमने जो बात किया वो ये था कि भाई इसमें होता क्या है, एपीओ में जो आपका सिलेबस होता है उसमें क्या चीज जरूरी होती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप हाई स्कूल के इंग्लिश को उठा लीजिए, आपका सिलेबस कवर्ड है। अब एडिशनल अगर अगर आप स्पेसिफिक हो जाते हैं तो आप इसको देख लीजिए कि सबसे पहली चीज तो यह है कि ऐसे राइटिंग आपको आना चाहिए, और वो भी हाई स्कूल लेवल का। लेकिन फर्क ये है कि अब उस टाइम पे जो आप किसी चीज को समझाते थे वो बचकानी बातें अब नहीं होंगी, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बदल जाएगा। इसमें रीजन के साथ बात करेंगे, लॉजिक के साथ बात करेंगे और रेलेवेंट बातें करेंगे जिसका कुछ अर्थ है, जिससे आपका स्टैंडर्ड पता चलता है। अब ऐसे के बाद जो चीज आती है वो ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी की बात आती है, जिसमें कॉमन एरर आ जाएगा, सेंटेंस कंप्लीशन आएगा, सेंटेंसेस को ऑर्डर में लगाना आ जाएगा, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो अगर आप इसकी बात करें, कॉमन एरर की बात करें या सेंटेंस कंप्लीशन की बात करें, तो ये आपके जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनके रूल्स आप जान लेंगे तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। कंजंक्शन में खास तौर से थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं जब कोरिलेटिव कंजंक्शंस आ जाते हैं, उसमें खास रूल्स आ जाते हैं। तो हालांकि ये मैंने ज्यादातर इन लोगों को पढ़ा भी दिया है, और जो बच्चे होंगे वो भी बता दिया जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। बस वो दिमाग में बैठ जाए कि ये गलत है ये सही है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद फिर वर्ब एंड टेंसेस जो होते हैं, वर्ब में वर्ब के रूल्स अकेले नहीं बल्कि वर्ब के साथ टेंसेस के भी रूल्स उसमें कवर्ड है, मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था। प्रेपोजिशन में थोड़ा सा रटना पड़ जाएगा, थोड़ा सा कुछ समझना भी पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ रटना भी पड़ेगा। ये प्रेपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं। नाउन प्रोनाउंस की जहां तक बात है, इनके जो रूल्स हैं वो आसानी से समझ में आने वाले हैं। कौन किस तरह के वर्ब को लेता है, कौन किसके साथ जुड़ जाने पे किस तरह का वर्ब लगा देता है, अकेले रहने पे कैसे वर्ब लगता है। तो अलग अलग कंजंक्शन और अलग अलग तरह से जुड़ने पर दो सिंगुलर जुड़ते हैं, एंड के साथ में तो क्या होगा, दो सिंगुलर एज वेल एज के साथ या टुगेदर विथ के साथ जुड़ जाते हैं, या विथ के साथ जुड़ जाते हैं तो कैसा वर्ब लेंगे। अगर नीदर नॉर के साथ में जुड़ते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट वर्ब से एग्री करेगा, कौन नहीं करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। मुझे लगता है एक हफ्ते में ये आप सीख सकते हैं। तो कॉमन एरर की जो प्रॉब्लम है जनरल इंग्लिश में, जो कि लगभग हर एग्जाम में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट को ये आना चाहिए, तो एक हफ्ते में ये कवर हो जाएगा अच्छे से अगर आप कोशिश करेंगे तो। फिर इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन का 2 दिन का काम। ट्रांसफॉर्मेशन में एक दिन आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगाएंगे, दूसरे दिन आप एक्टिव पैसिव में। एक्टिव पैसिव में मुझे लगता है कि एक ही घंटे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर अगर आप बेसिक को समझा दिया जाए तो 8 ऐसे टेंसेस हैं जिनके पैसिव बनते हैं बस, और वो भी बहुत आसान है अगर आप इनको समझेंगे। और थोड़ी सी चीजें, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ खास वर्ड हैं जो बाई एजेंट के पहले नहीं लेते, जैसे एस्टोनिश हो गया तो ये एट लेगा, नो है तो टू लेगा, ऐसे आपने देखा कंटेन है तो इन लेगा। तो कहने का मतलब है कि बाय हमेशा एजेंट के पहले, एजेंट के लिए बाय हमेशा नहीं यूज किया जाता है, बल्कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो डिफरेंट प्रेपोजिशंस लेते हैं। अब इसके बाद जो चीज आती है वो ट्रांसलेशन का है, और ट्रांसलेशन जैसी चीज एक दिन का नहीं है, ये प्रैक्टिस पे है। वैसे तो आप टेंस जब पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन आपको आ ही जाएगा, उसमें प्रैक्टिस करेंगे टेंस को पढ़ते पढ़ते तो ट्रांसलेशन आपको आ जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि सेंटेंसेस जब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, सिंपल सेंटेंस ना रह करके
कई आइडियाज को एक साथ पिरो दिया जाता है, तब थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, और वो आती है प्रैक्टिस पे। मैंने इन लोगों को बहुत सारा ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस कराया भी है, और ये कभी रुकना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस चलते रहना चाहिए। और कोई ये नहीं कह सकता है कि 2 महीना 3 महीना हम पढ़ लेंगे तो मास्टर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये लाइफ टाइम चलने वाली एक्टिविटी है, बिकॉज अ मैन इज ऑलवेज अ स्टूडेंट, ही लर्न्स समथिंग और द अदर एवरी डे, इट नेवर एंड्स, नेवर स्टॉप्स, इट्स एन एटर्नल एक्टिविटी थ्रू आउट योर लाइफ। किसी भी स्कॉलर को हमेशा स्टूडियस होना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। अगर आप जॉब में भी आ जाते हैं, आप ऑफिसर बन जाते हैं, आप बहुत बड़े जज भी बन जाते हैं, तो तब भी आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग। हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो सब कुछ बदल रहा होता है, और जब बदलाव लगातार हो रहा है तो आप परफेक्शन में जा ही नहीं सकते। परफेक्शन में तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक कोई चीज बदलती रहेगी। इसलिए आपको हमेशा पढ़ते रहना है, हमेशा उसको कॉन्स्टेंटली रेगुलरली उस चीज पे काम करना है, जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते। तो ये हो गया ट्रांसलेशन का, और वो टेंस और जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए, इससे आपको मजबूती मिलेगी ट्रांसलेशन करने में। रूल्स आप जान जान लेंगे जब, तो ट्रांसलेट करते हुए आपको पता रहेगा कि हमें इसको ट्रांसलेट करने में वो सारे रूल्स अप्लाई करने। अच्छी लैंग्वेज के जो जो टर्मिनोलॉजी है वो यही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स को हम जानें, तभी चाहे हम बातचीत करें किसी से ओरल या रिटन में, हमारी इंग्लिश अच्छी होगी। वरना ट्रांसलेशन आप चाहें जितना प्रैक्टिस, अगर सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और आपको रूल्स और टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, तो आप अच्छे ट्रांसलेटर नहीं बन सकते। अब जब इतनी चीजों में आप माहिर हो जाते हैं, यानी आप ग्रामर के रूल्स जान गए, ट्रांसफॉर्मेशन आपको आने लगा, ऐसे लिखना आ गया, तो फिर प्रेसी राइटिंग आसान है। और आप जानते हैं कि प्रेसी क्या होता है। अगर आपका दोस्त आपके साथ बैठ करके 1 घंटा अपनी कहानी सुनाए, 1 घंटा कहानी सुनाए, और दूसरा आपसे पूछे कि ये बताओ 1 घंटे से अभी क्या सुन रहे थे, कौन सी गाथा थी? अरे यार कुछ नहीं, बकवास कर रहा था, उसके घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था मम्मी पापा में, उसी को लेकर टेंशन में था। वो बताया कि उसकी मम्मी फालतू में झगड़ गई, वो मायके से कोई बात हो गई थी, और इस तरह से पापा भी उसी में उलझ गए, दोनों ने थोड़ा नासमझी करी, या फिर थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, कुछ गलत सुन गया, उसी में झगड़ गए, ताव खा गए। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं था, बात खत्म हो गई। इसमें तो आप बड़े माहिर हो, और जब प्रेसी सामने आ जाता है तो होश गुम हो जाते हैं। आमतौर से यही होता है कि नहीं होता? चाहे जितना टेक्निकल बात कोई आपका दोस्त करके जाए, मुझे लगता है कि 4 सेंटेंस में उसको कंक्लूड कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अच्छा, ध्यान से सुनेंगे भी नहीं, और पता चले बगल में और बैठा, वो भी बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, पोकिंग कर रहा है, तब भी बता देंगे कि एकदम एग्जैक्ट क्या निचोड़ है उसका। बहुत बार तो तीसरा जो बैठा दूर सुन रहा होता है, वो उससे सबसे अच्छा बता सकता है, समझे? वो दिखा रहा होता है कुछ और कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, वो ज्यादा अच्छा प्रेसी दे सकता है। इसका मतलब यह है कि प्रेसी ऐसी चीज होती है जिसमें आप सारी बातें जितनी कही गई हैं उसको 1/3 में, 1/3 इसलिए कहा जाता है कि 1/3 एक इतना बढ़िया मेजरमेंट है, किसी बात को आप इतने लिमिट में बता दें कि टाइम भी कम लगे और बात भी पूरी पता चल जाए। उससे ज्यादा छोटा करेंगे तो चीजें मिस हो जाएंगी, मेन आइडियाज मिस हो जाएंगे। और जब भी आप जानते हैं कोई कम्युनिकेशन की जाती है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन जब भी कोई की जाती है, उसमें मेन आइडियाज होते हैं। कोई चीज इनफॉर्मल ना तो की जाती है, ना कोई चीज सरकमलोक्यूशन में आती है कि गोल गोल घुमा करके बोली जाए, और ना इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड की जाती है। जब सारी चीजें रेलेवेंट हैं तो जानते हैं 1/3 से ज्यादा छोटा करना भी मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए एक प्रॉपर पैसेज को 1/3 ले आना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें आइडियाज को समझने की बात है कि किसको छोड़ें और किसको हम 2 को 1 में समेट लें या 3 को 1 में इकट्ठा कर लें। बहुत बार ऐसा होता है। इसमें लैंग्वेज का भी थोड़ा सा असर होता है। लैंग्वेज में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप ले लीजिए, एक सेंटेंस को 1 वर्ड में बोल देता है। इसी तरह से ईडियम्स को आप ले लीजिए। ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं जो आपको बहुत मदद करते हैं। और ये सारी चीजें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप उसमें एक्सपर्ट होंगे। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बताते रहते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई देखिए मेरे पास आइए, मैं 90 दिन में आपको एकदम फास्ट फॉरवर्ड अंग्रेज बना दूंगा। 90 दिन में फास्ट फॉरवर्ड, मैं तो कहता हूं कि 90 दिन में आप सारे वॉवेल्स भी नहीं सीख सकते अगर आप सीरियस नहीं है तो। वैसे वॉवेल्स कितने होते हैं? लोग कहेंगे 5 ही तो होते हैं। ये वॉवेल लेटर्स 5 होते हैं, लेकिन वॉवेल साउंड्स की बात करें तो 20 साउंड्स हैं, मिनिमम 20 साउंड्स हैं जिनको सीखना जरूरी है। और बात करेंगे तो और बढ़ जाते हैं। मैं मोनोप्सॉन्ग और डिप्सॉन्ग्स की बात करता हूं, जिन जो सिंगल वॉवेल साउंड्स हैं, डबल वॉवेल साउंड्स हैं, लेकिन कुछ ट्रिपल वॉवेल साउंड्स भी हैं। तो जो मिनिमम है मैं बात कर रहा हूं कि वो 20 साउंड्स हैं, उनको सीखने के लिए भी आपको खासा टाइम लग जाता है। तो ये ऐसी चीज है जिसको 30 दिन में, 90 दिन में, 60 दिन में, ये दिन का लिमिट लगा करके नहीं किया जाता है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस बेस्ड होती हैं। आपको लगातार कोशिश करते रहना चाहिए और ये प्रैक्टिकल है। भाषा एक प्रैक्टिकल चीज है। भाषा को लोग जो थियरी बना दिए हैं, ये अच्छी बात है कि थियरी से समझना आसान हो जाता है उन लोगों के लिए जो एडल्ट हैं, लेकिन 5 साल के बच्चे को अगर कोई भाषा आप सिखाना चाहते हैं, आप ग्रामर लेकर के घुमाते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे को कुछ भी आपके ग्रामर के रूल से लेना देना नहीं है। आपको जस्ट प्रैक्टिकल वे में बात करना है। आप अगर किसी को ड्राइविंग सिखाना चाहते हैं, पढ़ाते रहिए किताब कॉपी लेकर के, 1 साल भर पढ़ाइए उसको बैठा करके, खूब रटाइए, खूब घटाइए, और जिस दिन स्टीयरिंग पे बैठाएंगे ले जाके धंगा इसे मारेगा, कहीं दीवार में, कहीं गाड़ी में, कहीं। बताइए, आप सिखा सकते हैं क्या? लैंग्वेज भी वही है। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूं। इलाहाबाद से इंग्लिश में पीएचडी करके भी निकल गए। अगर बात करिए तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में नहीं बात कर सकते। क्यों नहीं कर पाते भाई? भाषा को तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, लिटरेचर को भी सीख चुके हैं, आप इतने दिनों तक पढ़ते रहे हैं, हायर एजुकेशन की टॉप डिग्री आपके पास आ गई है, अब क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज प्रैक्टिकल चीज है। जब तक आप इस पे बात नहीं करेंगे, इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। इसका यूसेज आपको नहीं पता होगा, चाहे जितना रूल्स आप रटे हुए हैं, बोलेंगे गलती कर देंगे। अभी मैंने बताया कि देखो ये हिंदी नहीं है, इसमें आगे अगर पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही रहेगा, लेकिन बोलना शुरू करिए, देखिए कितना गलती करते आप। सब जानने के बाद भी गलती करेंगे। क्यों करेंगे? और वहीं पे एक 4 साल के बच्चे को बोल दीजिए, 4 साल के बच्चे को हिंदी बोलने के लिए कहिए, एरर नहीं होगा। अंग्रेज के बच्चे को 4 साल का है, इंग्लिश बोलिए, कोई गलती करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा भाई? यहां तो अभी डू डज यूज करने में लोग गलती कर जाएंगे, है ना? डू किसके साथ लगेगा, डस किसके साथ लगेगा? बोलने के लिए बोलिए, रूल्स हो सकता है पता है। आई वी यू दे प्लॉरल के साथ डू लगता है, ही शी इट सिंगुलर के साथ डज लगता है। अभी बोलने को कहेंगे तो देखिए बोलने में क्या कर सकते हैं। ही डू नॉट हेल्प मी इन इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे बोल जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको पता चल जाएगा हमने यहां गलती की है। आपको रूल्स पता है, गलती पता चल जाएगी, बट आप उसको प्रैक्टिस करिए। मैंने कुछ लोगों से प्रैक्टिस भी कराया था, जो लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर।
जब टेंस वर्ब टेंस की बात हो रही थी शायद मैंने बताया था, और टेंसेस को भी मैंने आपको पढ़ाया था, बट नो वरी कोई बात नहीं। बहरहाल तो इस तरह से प्रेसी राइटिंग की बात हुई कि प्रेसी राइटिंग में भी आपको करना यह है कि 1/3 जो उसका क्रक्स है, जो जिस्ट है, जो सेंट्रल आइडिया है, उसको 1/3 में आपको ऑर्गेनाइज करना है। उसको, उसके डालियों को नहीं काटना है, उसके फूल पत्तों को नहीं काटना है। अगर एक पेड़ है तो उसका एक छोटा फॉर्म, उसका मिनिएचर लेके आना है, जिसमें डाल भी होंगे, फूल भी होंगे, पत्ते भी होंगे, सारी चीजें सेम होंगी, बट साइज छोटा हो जाएगा बस। अगर मेन आइडियाज ही निकाल दिया, पता चला मैंने कहा कि भाई ये देखो एक पेड़ खड़ा हुआ है, इसका हमें रेप्लिका चाहिए, सेम चाहिए, लेकिन इसके साइज का 1/3 होना चाहिए। तो आप कहेंगे यार 1/3 कैसा करें? इसको नापते हैं पहले, कितना फीट है? 90 फीट है, इसको 60 फीट काट देते हैं, 30 फीट बच जाएगा। अब 30 फीट में जो बचेगा वो बचेगा, डाली बचेगी, पत्ते बचेंगे, ना बचे उसे मतलब नहीं। 30 फीट हमें करना है तो करना है। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में तो गलत हो जाएगा, जो होना चाहिए था वो तो है ही नहीं। तो कहेंगे भाई जो अभी पहले था उसमें तो मैंने देखा कि सारी चीजें थी, इसमें तो तना तना बचा हुआ है, बाकी सब गायब है। तो वो आपके काम का नहीं है। और अगर ऐसा आप प्रेसी करेंगे तो नंबर कट जाएगा। तो आप आइडियाज को निकालेंगे, आइडियाज को ऑर्गेनाइज करेंगे, दोबारा से ऑर्गेनाइज करेंगे, और जो तरीका आपको बन पड़ेगा, चाहे 2 आइडियाज को एक सिंगल सेंटेंस में कर ले, 3 आइडियाज को एक सिंगल सेंटेंस में कर ले, या कभी कभी रेपिटेशन हो जाता है, उन रेपिटेशन को हटा दे। तो जो जिस बात को बताना जरूरी है उसी को लेकर के आप डिसीजन उठा के पढ़िए। किसी उसका हो, अगर किसी कोर्ट का ऑर्डर है आपके पास, उसको उठा करके पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपने देखा होगा कि जज पहले उसमें मेंशन करता है लर्नेड काउंसिल ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ऑपोजिशन ने ये कहा, है ना? तो सारी चीजें लगाने के बाद फिर उसके बाद साइटेशन में ये लगाया गया, विटनेस में ये हुआ, सारी चीजें होने के बाद फिर फाइनली उसने एक जगह पे डेक्री कर दिया होता है। डेक्री ये है। तो आपने देखा होगा कि उन सारी चीजों का निचोड़ निकालने के बाद थोड़े से चीज में, थोड़े से सेंटेंसेस में वो अपनी बात को क्लियर और कंक्लूड करके खत्म कर देता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको वो चीजें रिक्वायर्ड हैं, बिना उसके आपको उस पोस्ट पे रखा ही नहीं जाएगा। और ये प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का काम क्या होता है आप जानते हैं कि अगर कोई एक्यूज्ड है तो वो है कि नहीं है, चीजों को परखना, जांचना। उसके बाद जब परखेंगे तो कुछ चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ एविडेंस देखना पड़ेगा, विटनेस देखने पड़ेंगे, कुछ नियम कानून देखना पड़ेगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को भी रेफर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो आपने समझा अभी तक उसको भी वर्ड्स में ले आना पड़ेगा दूसरे को बताने के लिए। सब बात जा जाके थोड़ी बताएंगे। आपको अपने आइडियाज को फ्रेम करना है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, और उसके बाद जहां भी जाना है वो सर्कुलेट हो जाएगा, जो रेलेवेंट ऑफिसेस हैं वहां पहुंच जाएगा। इसलिए आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपनी बात को इफिशिएंटली, इफेक्टिवली आप दूसरे से कह सके, और वो कम्युनिकेशन जो होगी, जो जिस ऑफिस में रिक्वायर्ड है, उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उस रिपोर्ट को वो यूज कर सके। इसलिए इस लैंग्वेज में माहिर होना जरूरी है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं ग्रामर की। मैंने आपको तो वैसे बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे आपको होने चाहिए। जो आपके सिलेबस में आएगा वो क्या आएगा? एरर डिटेक्शन है, एरर डिटेक्शन या स्पॉटिंग एरर्स, ये ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने हैं उनसे आप इसको कवर कर सकते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन में भी यही है
कि अगर थॉट्स आपको पता चल गए किस चीज पे बात हो रही है, तो उसमें कुछ चीजें मिसिंग होंगी जिसको आप आसानी से भर सकते हैं। अगर आप द हिंदू को यूज करते हैं तो उसमें भी इस तरह की एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी, क्योंकि दूसरे एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, बैंक में भी आते हैं, आपके इसमें कैट जी मैट इस तरह के भी एग्जाम्स में आते हैं, सी सैट में भी आते हैं। तो सेंटेंस कंप्लीशन ये बहुत कॉमन सा है, इस तरह का की एक्सरसाइज आपको आमतौर से एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलती है। एक्टिव पैसिव मैंने आपको बताया है कि 8 सेंटेंसेस होते हैं जिनका पैसिव बनाना होता है। इनमें 3 आपके इंडेफिनिट के हो गए, 3 परफेक्ट के हो गए, 2 कॉन्टिन्यूअस के हो गए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नहीं होते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनका पैसिव नहीं बनाया जाता है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ नहीं है बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी आप चीजों को 4-5 जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिनको आपको उनके नरेशन को बदलना पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी की बात को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, अब इन्हें जाकर के तीसरे से बताना है, या तीसरा पूछ लिया कि क्या बता रहे थे भाई, क्या बातें हो रही थी। जब आप उससे बताएंगे तो उसने जो कहा उसी तरह से थोड़ी बताएंगे, उसको फिर इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। उससे आप जो बात कर रहे थे यूआई में बात हो रही थी, यूआई में जब बात हो रही थी तो तीसरे से आप यूआई थोड़ी करेंगे, वो तो थर्ड पर्सन हो गया। इस तरह से बात होती है, तो इसलिए नरेशन को जानना जरूरी है ताकि आप अपनी बात को तीसरे से बता सके, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ठीक उसी तरह से है जैसे कि आपका वो है स्पॉटिंग एरर्स है या सेंटेंस कंप्लीशन है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होता यह है कि ऑर्डर जो है वो गलत दिया होगा, सेंटेंसेस का आगे पीछे लगा दिए गए होंगे। चीजों को आप समझ लेंगे कि भाई ये घटना जो हुई है, इवेंट्स हैं, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, ये कैसे हुई है, उनको सही ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर देना ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जम्बल्ड सेंटेंसेस होंगे, उनको ऑर्गेनाइज करना है। स्पॉटिंग एरर्स, एरर डिटेक्शन वो वही चीज है, सेम है। पैरा कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन भी पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है, उसमें कुछ चीजें मिसिंग होंगी और उसको ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर तरीके से लगा देना है, कंप्लीट हो जाएगा पैराग्राफ। और ये भी एक्सरसाइज उसमें मैंने द हिंदू वाला जो ऐप बताया है उसमें इस तरह के आपको आसानी से मिल जाएंगे। सेंटेंस को ज्वाइन करना है, कनेक्ट करना है, वो भी उसी तरह का है। ये पैरा कंप्लीशन, सेंटेंसेस को ज्वाइन करना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारी चीजें लगभग एक ही कैटेगरी में आती हैं। तो इन सारी चीजों को कंप्लीट इनको समझने के लिए ये है, आप एडिटोरियल पढ़ते रहिए, आइडियाज को समझते रहिए और उसके बाद फिर अपना एक खास जो कंक्लूजन है उस चीज पर, या फिर अपना जो समरी है उस पर आपको लिखना चाहिए, जिससे आपको 2 फायदा होगा। एक तो आइडिया समझ में आएंगे, दूसरा जो आइडिया आपने सुना और समझा उसको दूसरे से अपने शब्दों में कैसे बता पाएंगे। तो लिखने से एक फायदा ये होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ऐसे राइटिंग में भी आपको आसानी होगी, कुछ मेन पॉइंट्स आपको याद रह जाएंगे जो लिखते टाइम पे काम आएंगे। स्पेलिंग टेस्ट भी हो सकता है, थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो स्पेलिंग तो इसके लिए बहुत खास आपको नहीं पढ़ना है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इन जनरल आते रहते हैं, तो इनकी लिस्ट 150 की अगर आप एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है कि समझ जाएंगे और उसको आसानी से कर लेंगे। कुछ रूल्स भी होते हैं, थोड़े बहुत रूल्स को भी ध्यान में रखना है कि अगर रूल्स के हिसाब से देखेंगे तो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को जो है आप करेक्ट स्पेलिंग समझ पाएंगे। अब जैसे आपने देखा होगा रिसीव, परसीव, कंसीव, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसमें ई पहले आता है, आई बाद में आता है। बाकी दूसरे वर्ड्स जो होते हैं उनमें आई पहले आ जाता है, ई बाद में आता है। तो कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं तो उनको भी ध्यान में रखना होता है। कुछ ऐसा होता है जैसे
वॉवेल के बाद वाई अगर आ गया तो उसके बाद फिर हम उसको आईईएस में नहीं चेंज करते हैं उसका प्लोरल होने में। हाँ, या वर्ब है तो उसमें वर्ब एस ही लेता है, आईईएस नहीं होता है ना। अगर कॉन्सोनेंट है तो आईईएस में बदल जाता है। कुछ नियम भी हैं, अगर आप उनको सीख लेंगे तो उससे भी आपको आसानी होगी कि स्पेलिंग के अगर एरर्स आ गए तो। और वैसे भी एक पढ़े लिखे इंसान को इतनी जानकारी तो होना चाहिए जो आपके उस लेवल यानी हाई स्कूल लेवल। हाई स्कूल में पहले ये जाना जाता था, उम्मीद की जाती थी कि स्टूडेंट्स को लैंग्वेज अच्छे से आने लगेगी, हाई स्कूल ये समझ के पढ़ाया जाता था और आने भी लगती थी, ऐसा भी नहीं है। बट आजकल क्या होता है ना, स्टूडेंट पढ़ते हैं एग्जाम पास करने के लिए, क्वालिटी के ऊपर काम नहीं करते। अब वोकैबुलरी का जो सेक्शन होगा आपके, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो वर्ड की मीनिंग जानना चाहेंगे, उसके अपोजिट वर्ड्स जानना चाहेंगे। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो हाई स्कूल, मैं तो सेकेंडरी लेवल सीनियर सेकेंडरी लेवल लेके चलता हूं। इंटर लेवल तक अगर आप तैयार कर लेंगे तो मुझे लगता है 200-250 वर्ड्स आपके लिए काफी। 200-250 वर्ड्स को तैयार करने में 200-250 वर्ड सिनोनिम्स के और यही इतने 200-250 एंटोनिम्स। अगर इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये इतना मुश्किल नहीं है, कभी ना कभी आपके सामने से गए हैं, गुजरे हैं आपके सामने से। तो ऐसे वर्ड्स के अगर आप सिनोनिम एंटोनिम्स याद कर लेंगे, मुझे लगता है अगर आधे घंटे आप टाइम देंगे तो 1 हफ्ते से 10 दिन में आप इतने वर्ड्स तैयार कर सकते हैं, यानी 500 वर्ड्स आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स के तैयार हो जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। और ट्रांसलेशन मैंने बताया है कि ट्रांसलेशन सिर्फ ट्रांसलेट करना ही नहीं, बल्कि इसके नियम कानून जान लेने के बाद फिर सेंस के बेस पर उसको एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन देना पड़ता है। वो ट्रांसलेशन जो होता है एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस सेंस को पूरी तरह से दूसरी भाषा में हम ले जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन अक्सर लोग करते हैं उसको, लेकिन एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि जैसे लिखा हुआ है ठीक उसी तरह से उसका वर्जन दूसरी भाषा में आ जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसका सेंस आना चाहिए, ना कि लिटरल वर्ड्स आने चाहिए। तो ये रहा आपका सिलेबस, और इसकी तैयारी में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि इसकी तैयारी कहां कहां से होगी। हालांकि मैंने ज्यादातर चीजें आपसे शेयर कर ही दी हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने के लिए कुछ वो बना रखा है, उसको आप देख लीजिए। स्टेजेस भी हैं इसमें, क्या करना है आपको, रिसोर्स कहाँ हैं। कुछ रिसोर्स मैंने आपको ओरल बता दिया है। वैसे आप चाहें तो रेन एंड मार्टिन की बेस्ट बुक है, उसको अगर आप पढ़ सकते हैं तो, लेकिन वो इंग्लिश में है तो बहुत सारे लोगों को कठिनाई होगी उसको समझने पढ़ने में। तो अगर उसको नहीं पढ़ सकते हैं तो एक्सेलेंट की ले सकते हैं या न्यू स्टाइल की ले सकते हैं जो यूपी बोर्ड में चलती है। तो 2-3 बुक आप रेफर कर लीजिए, 2-3 बुक आपको रेफर करना चाहिए, तो आपको ज्यादा अच्छी समझ भी हो जाएगी इन सारे रूल्स की, और ये लैंग्वेज जितना आपसे पूछा जाएगा। और मुझे लगता है कि अच्छी प्रैक्टिस होने से आपको स्कोरिंग करना आसान हो जाएगा। तो पहला जो है फाउंडेशन एंड ग्रामर, जो बेसिक इंग्लिश जनरल इंग्लिश है, उसमें मैंने बताया आपके ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसमें आर्टिकल्स भी ले लीजिए। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में आर्टिकल्स के भी रूल ले लीजिए, क्योंकि आर्टिकल्स में भी आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो जानना आपको जरूरी है, उससे सेंस बदल जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं द मैनेजर एंड सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द ऑफिस, मेरी बात सभी ने गौर से सुना क्या? द मैनेजर एंड सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द ऑफिस, एरर है इस सेंटेंस में, बताइए कहां पे है? द मैनेजर एंड सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द ऑफिस, एरर है इसमें, कहां है? करेक्ट, बताइए, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। हाँ बोलिए ना फिर, कहां एरर है? हाँ,
सिंपल ये है द मैनेजर एंड सेक्रेटरी मैंने कहा, तो इसका मतलब है ये एक ही आदमी है, दो पोस्ट होल्ड करता है। तो एक सब्जेक्ट जो सिंगुलर है उसके लिए वॉज आना चाहिए, वर नहीं आना चाहिए। अब यहां पे आर्टिकल का रूल आ गया, अगर एक के साथ आर्टिकल लगा है दूसरे के साथ साथ नहीं लगा है, इसका मतलब है एक ही आदमी है। फिर मैं कह देता हूं द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी, अब यहां पे वर आ जाएगा क्योंकि दोनों के साथ आर्टिकल लगा है। अब ये दो लोग हो गए, अलग अलग पोस्ट पे दो लोग हो गए, तो इसलिए आर्टिकल्स के रूल्स भी जरूरी है। रेपिटिशन कहां होता है, कहां ओमिशन होना चाहिए, आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, और कहां लगना जरूरी है, और लगता है तो उसका अर्थ क्या होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ए का अर्थ वन होता है, ए का अर्थ एनी होता है कि नहीं। तो जैसे देयर आर 30 days a month, there are 30 days a month, there are 7 days a week। अब आप आ का मतलब यहां पे क्या समझ रहे हैं, 7 days a week का मतलब 1 week, 7 days in a week, in 1 week। There is a Mr. Sharma at the door, there is a Mr. Sharma, a Mr. Sharma, अरे कोई शर्मा आए हुए हैं, एनी, तो ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल के भी रूल्स जरूरी हैं। मैं तो इसको पार्ट ऑफ स्पीच ही मानता हूं, आर्टिकल भी पार्ट ऑफ स्पीच ही होता है। बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं, उसको आर्टिकल अलग से करते हैं, बट जो भी है, चाहे अलग माने चाहे उसी मिला के माने, बट उसके रूल्स आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें कभी आर्टिकल लगाना जरूरी होता है, कभी ना लगाना जरूरी होता है, और कभी रेपिटेशन होता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया। ओके तो ये ग्रामर बेसिक ग्रामर है, इसके ग्रामर के टर्मिनोलॉजी यानी बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, जिसमें कि मैंने बताया कि ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स होते हैं, इनको जानना जरूरी है। और सैंपल के लिए मैं आपको कुछ दिखा भी दूंगा ग्रामर के रूल्स। मैंने मेरा अपना भी वो है जो वो है टेक्स्ट है, कह लीजिए कि बुक है, तो उसके पार्ट में से मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें रेन मार्टिन की बुक मैंने लगाया कि अगर आप चाहें तो रेन मार्टिन से आप इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से आपको उस लेवल की ग्रामर सीखने को मिल जाएगी। फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आप एडिटोरियल से पढ़िएगा, वो उसको समझिएगा, तो उससे क्या होता है कि इस तरह के आर्टिकल्स भी उनके आइडियाज हो जाएंगे कि आप ऐसे लिखने में आपको मदद मिल जाएगी। उसके बाद किस तरह से आइडियाज को, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस आप देख पाएंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, आइडियाज को कैसे प्रॉपर वे में हम लगाते हैं जिससे अपनी बात को अच्छी तरह से अगले को समझा सके। तो इसको एडिटोरियल आप पढ़ेंगे, द हिंदू ले लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, द हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए, जिससे आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, कोई इशू नहीं है, लेकिन जहां पे आपको आसानी से अवेलेबल हो। और अगर मोबाइल आप यूज करते हैं तो मैं कहूंगा कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो इधर उधर भागना भी नहीं पड़ेगा, डेली आपको एडिटोरियल मिल जाएगा, वर्ड ऑफ द डे मिल जाएगा, इडियम्स मिल जाएंगे, फिर साथ ही साथ आपको डिटेक्टिंग एरर्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वर्ड पावर बिल्डअप करने के लिए ये सारी एक्सरसाइजेस भी आपको मिलती रहेंगी डे वाइज, ये मिलती रहेंगी, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी रेगुलर अगर आप उसको करेंगे तो। और यही नहीं कि यहां तक आप पढ़ करके छोड़ देंगे, उसके आगे भी आपको पढ़ते रहना है, तो आपको वो ऐप हेल्प करेगा। हालांकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे अच्छा कोई ऐप अगर आप जानते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। मैं किसी के प्रमोशन का काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट उससे फायदा उठा रहे हैं, और मैंने भी उसको बहुत दिन से रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा था। फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस है, तो मैंने आपको बताया कि एडिटोरियल आप उठा के जब पढ़ लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस इशू को लेकर के ये आपको बताना चाहते हैं। जिस चीज को लेकर के कोई राइटर इलेबोरेट करता है, एक्सप्रेस करता है अपने आइडियाज को, तो उसमें किस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसे उसके लिए रीजन दे रहा है, कैसे उसके क्रिटिक्स और सपोर्टर्स की बात कर रहा है, उसके बाद फिर फाइनली अपना आइडिया लगा करके उसको कंक्लूड कर रहा है, तो आपको प्रॉपर पैराग्राफ बनाना आ जाएगा,
उसमें आइडियाज को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसके बाद जितनी बातें हुई उनको अपने शब्दों में कैसे बताएं, अपने वर्ड्स में कैसे ऑर्गेनाइज करके बता दें और थोड़े में बता दें। मैंने ऐसे कहा नहीं कि 1 घंटे की बात को आप हो सकता है 5 मिनट में बता दें, 2 मिनट में बता दें, लेकिन यहां पे लिमिट है। वहां जो इनफॉर्मल तरीका होता है उसमें कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन जो फॉर्मल तरीका होता है उसमें लिमिट चीजों में लगी होती है, उसी दायरे में रह करके आपको बताना पड़ता है। तो इसलिए आपको ये काम करना, थोड़ा सा मेहनत करेंगे कि आप एडिटोरियल पेज को निकाल लेंगे या फिर नोट्स लेकर के किसी दोस्त के पास जहां भी अवेलेबल हो वहां बैठ करके डे वाइज वो अपडेट होता रहता है। तो नए नए टॉपिक्स मिलेंगे, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर उनको अपने शब्दों में लिखेंगे। तो लिखने की भी प्रैक्टिस होगी और साथ में समझने की भी होगी, तो इससे कई फायदा होता है। तो इसको मैंने बता दिया कि इससे क्या क्या फायदा होगा। अगला है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग में आप ऐसे को लिखेंगे, इसको समराइज करेंगे, यानी प्रेसी का भी फायदा होगा और उसको अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर अगला है वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी बनाने के लिए आप उसी एडिटोरियल से वर्ड्स निकाल लीजिए जो आपको नहीं आते हो, उनकी मीनिंग ले लीजिए, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिलते हैं। आज तो इतना आसान हो गया है कि आप जिस वर्ड को चाहें फट से गूगल करेंगे, तुरंत आपको मिरियम वेबस्टर और बहुत सारी ऑक्सफोर्ड और तमाम सारी डिक्शनरीज से थेसॉरस भी आपको मिल जाएंगे, उसके सिमिलर वर्ड्स यानी कि सिनोनिम्स और उसके एंटोनिम्स फटाफट तुरंत मिल जाएंगे, आप उसको नोट कर लीजिए। डेली फ्रेश वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जब किसी कॉन्टेक्स्ट में आप किसी वर्ड को सीखते हैं वो याद रह जाते हैं। अब ऐसे अगर पूरी लिस्ट लेकर के बैठ के रट्टा मारेंगे, अगले दिन सब भूल जाएंगे, लेकिन कुछ रटना पड़ेगा। आप ज्यादा वोकैबुलरी बिल्डअप करने के लिए आपको लिस्ट का सहारा नहीं लेना है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, इनको आपको रटना पड़ेगा, जिनको आप पहले से रटे हुए हैं, जिनको आप सीखे हुए हैं, हाई स्कूल तक उनको आप पढ़े हुए हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आप पढ़ सकते हैं क्योंकि उनको पहले भी आपने सीखा हुआ है, तो एक बार रिवाइज करेंगे वो सब याद हो जाएंगे और एग्जाम में आएंगे तो पकड़ जाएंगे। और जो नए फ्रेश वर्ड्स मिलेंगे एडिटोरियल में, उनको आप डेली सीखते चलिए, कॉन्टेक्स्ट में सीखेंगे, उनको यूज भी कर लीजिए, याद रह जाएंगे। उसके बाद फिर फाइनल ये बचता है कि एपीओ का पेपर उठाइए और सॉल्व करिए। जब ये सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाए, ग्रामर आपकी ठीक हो जाए, फिर सिनोनिम एंटोनिम्स आपको कुछ याद हो जाए, ऐसे लिखना आने लगे, प्रेसी बनाना आने लगे, ट्रांसलेशन की चीजें आप समझ चुके हैं, तो अब आपके लिए यह मुश्किल नहीं है कि आप आसानी से पेपर उठा करके उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करें और चेक करें कि कितना नंबर हम पाए, बल्कि यह भी देखें कि कहां पे मैंने गलती किया है, उस गलती को अगले पेपर में नहीं करना है, उसको इंप्रूव करना है, उस सेक्शन को जहां पे गलतियां ज्यादा हो रही है उस सेक्शन पे ज्यादा काम करना है। प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है कि प्रैक्टिस करके नंबर पा करके देख के छोड़ देना नहीं, बल्कि फिर से हम अपनी शीट को उठाएंगे और देखेंगे कि हमने गलती कहां कहां पे की है, उसको इवैल्यूएट करना और फिर इंप्रूव करना, फिर नेक्स्ट पेपर देना। ऐसे आप 100 पेपर दे दो क्या फर्क पड़ता है, जो गलती है वो बनी रहेगी, जो कमी है वो पूरा नहीं हो रही है। तो इसलिए आपको इंप्रूवमेंट करना है, देन प्रैक्टिस करना है। तो अटेम्प्ट करते रहिए, इंप्रूव कर करके, इवैल्यूएट करेंगे, देन इंप्रूव करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, इंप्रूव करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह करते हुए आई थिंक दैट this will be easy to score good marks in your examination APO। और हर चीज का एक ही जिस्ट है, सारी बातों का मैं कह सकता हूं कि प्लानिंग अगर आपकी अच्छी है तो ये टास्क इज हाफ डन। जितना बढ़िया प्लान करेंगे उतना अच्छा उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे और उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। बिकॉज there's no one on earth who fails but his plan. Your plan fails, you never fail. If your planning is effective, better planning, you have to
ऑब्जर्व ऑल द एस्पेक्ट्स, क्या मुश्किलें हैं, क्या परेशानी है, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं आपकी, वो सारी चीजें सामने रखिए ईमानदारी से और उस पर काम करिए। ऐसे तो सोचते बहुत लोग हैं हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, इतना पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए बड़ा जोश चढ़ता है, लेकिन आप जानते हैं बहुत बार आप किसी से प्रभावित हो जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीच सुन लिया, कोई टीचर आकर के बढ़िया बढ़िया बातें आपसे की, जोश में आ गया कि अब की बार तो जज बन ही जाएंगे। लेकिन ये जज कितने दिन बनते हैं? लगभग 1 आध महीना बनेंगे। 1 महीना तो सोचेंगे कि अब की बार तो कोई रोक ही नहीं सकता, किसी के बाप में दम नहीं है कि जज बनने से रोक लेगा। 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात तक पढ़ते रहते। लेकिन 1 महीने बाद जब बुखार थोड़ा सा उतरता है धीरे धीरे, तो फिर सब खत्म। फिर कल देख लेंगे, चलो आज चलते हैं, चलो आज पिक्चर देख के आते हैं, चलो आज बकैती कर लेते हैं। इलाहाबाद में तो बकैती बड़ी मशहूर है ना, नुक्कड़ अड्डे, चाय की दुकान। तो ये नुक्कड़बाजी बहुत पुरानी है, इलाहाबाद की नुक्कड़बाजी बहुत पुरानी है। जितने बूढ़े पुराने मिल जाएंगे ना, उनसे पूछेंगे, नेतराम और कुछ अड्डे हैं यहाँ पे, इवन कि अमिताभ बच्चन भी अपनी कहानी सुनाते हैं हम कहाँ कहाँ अड्डेबाजी करते थे। तो इलाहाबाद की अड्डेबाजी बहुत मशहूर है। तो फिर ये होता है कि अब कल देख लिया जाएगा, अच्छा इतना सिलेबस छूट गया, देख लेंगे। लेकिन ये देख लेना कभी नहीं देख पाते जो ऐसा करते हैं। इसीलिए परसिवरेंस इंपॉर्टेंट चीज है। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि भैया आपको कुछ बनना है, देश के लिए कुछ करना है, तो क्या करेंगे? आपके पास डिसिप्लिन देन परसिवरेंस। अपने को डिसिप्लिन में रख लीजिए। डिसिप्लिन में कैसे रखेंगे? भाई हमें ये पोस्ट हासिल करना है, क्या करेंगे? शेड्यूल बनाएंगे। इतने सब्जेक्ट हमारे हैं, इतना कोर्स है, इतने चैप्टर्स हैं, इतने घंटे हम लगा रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे इतने घंटे में एग्जाम से पहले इतना कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो रिवीजन का होगा। अब हम थोड़ा मजबूत हो गए, एक बार पूरा कवर कर लिया, दोबारा रिवाइज कर लिया, थर्ड टाइम एग्जाम से पहले फाइनल रिवीजन। तीसरी बार में हम एग्जाम हॉल में बैठ जाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ में और क्रैक कर लेंगे। कोई भी फेल नहीं होता, उसकी प्लानिंग फेल होती है। यह चीज को आप ध्यान में रखिए। कोई भी इंसान असफल नहीं होता, उसकी प्लानिंग असफल होती है। अगर आप बेहतर प्लानर हैं और फिर उस पर जम जाते हैं, यानी डिसिप्लिन के साथ, मोटिवेशन वाला नहीं, बुखार जो चढ़ता है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, उस पर नहीं काम होगा। काम होगा डिसिप्लिन पे। अगर आपने डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले लिया, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये करो वो करो, इतने बजे उठो, इतने बजे सो जाओ, ये खाओ वो ना खाओ, इनके साथ रहो उनके साथ ना रहो, ये सारी चीजें कोई नहीं सिखाने आएगा आपको। जिस दिन आप ये खुद करने लगेंगे, डिसिप्लिन में अपने को लेके आ गए और शेड्यूल बना लिया, प्लानिंग कर लिया उसी तरह से, आवर्स कैलकुलेट करके और टाइम लिमिट को देखते हुए, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं आप अपने को गारंटी दे सकते हैं, मोदी वाली गारंटी, कि गारंटी की भी गारंटी है, आप कामयाब हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? कहना और सुनना ये सब आसान है, लेकिन जब करना पड़ता है, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ये मुश्किल है, इसको हर कोई नहीं कर पाता, और जो कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। ठीक है? I hope that this will be sufficient for you this day. Thank you, everyone. Do you have some questions? किसी को कुछ अगर सवाल करना है तो वो कर सकता है।